हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो आपका 2023 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने इस प्रश्न पत्र के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, साथ ही साथ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे जो है सॉल्व किए थे। आज हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रश्न में आपको जो है एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, ठीक है, और आपको कहा गया है कि संकलित परिपथ में ज्ञात कीजिए फॉर गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट। ये आपको कैलकुलेट करना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी जो परिपथ है उसमें कुल कितना प्रतिरोध है, यानी आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, यानी जो आपका ये परिपथ है इसमें कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, इसके अनुसार आपको सबसे पहले कुल प्रतिरोध निकालना है और फिर करंट यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 प्रतिरोध है, ठीक है, आपके 3 रेजिस्टर्स है। दो कैसे है, पैरेलली या समानांतर रूप से जुड़े हैं, और एक इन दोनों के साथ जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी जो है एक बैटरी लगी है 3 वोल्ट की, ठीक है, की है, और आपका अमीटर लगा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इस परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो आपका प्रतिरोध है ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका R3, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें R1 और R2 की, ये आपका समानांतर रूप से है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसकी जगह आपका, हम ये चाहते हैं कि एक, अगर हम इसकी जगह एक रेजिस्टर, एक प्रतिरोध लगाए तो उसका मान कितना है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम, सॉरी, ये जो है पैरेलल या समानांतर रूप से जुड़े, ठीक। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपका जो है R डैश का मान क्या होगा, इसका हम इक्विवेलेंट R डैश मान। तो यहाँ पे जो है दोनों कैसे है, श्रेणी क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम बोल, दोनों जो है R1 और R2 कैसे जुड़े हैं, पैरेलली या समानांतर, ठीक है। R1 का मान कितना है, 20 ओम, R2 का मान कितना है, 20 ओम, और R3 का मान कितना है, 10 ओम। अब R1 और R2 समानांतर रूप से जुड़े हैं, पैरेलली कनेक्टेड है, तो आप लिखेंगे R1 और R2 समानांतर रूप में आपस में जुड़े हैं। तो यहाँ पे जो आपका मान होगा 1/r डैश, वो बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। R1 हो गया आपका 1/20, R2 कितना है 20, ठीक है, वैल्यूज रख देंगे। तो हमारे पास 1/r डैश कितना आ जाएगा, 1/r डैश बराबर 20, आपका एलसीएम आ जाएगा 1 + 1, या r डैश बराबर 20/2, ये आपका हो जाएगा 2/20, तो ये 20/2 हो जाएगा, यानी 10 ओम। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस संयोजन की जगह एक प्रतिरोध लगाए जिसका मान क्या है, R डैश है, तो वो कितना होगा, 10 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे R डैश की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। अब हमने क्या देखा कि जो R1 R2 है ये आपस में समानांतर रूप से जुड़े, और इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो संयोजन है वो R3 से जुड़ा। अब हम मान लेते हैं कि इस पूरे सर्किट का जो आपका कुल प्रतिरोध है वो R है,
ठीक है, आर हम मान लेते हैं, ठीक है, कुल प्रतिरोध हम आर मान लेते हैं। तो अब अगर हम आर हमें निकालना है और हमारे पास क्या है, ये आपका क्या है 10 ओम, और क्या थे हमारे पास दो प्रतिरोध थे जो कि आपस में समानांतर रूप से जुड़े, उनके जगह हमने क्या निकाला कि अगर उनके जगह हम एक प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना प्रतिरोध होगा या उस संयोजन का कुल कितना प्रतिरोध होगा, ये हमने निकाला। यानी हमने क्या निकाला था, हमने एक प्रतिरोध का, ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध निकाला, ठीक है, और अब जो आपका पैरेलली कनेक्टेड था उसके जगह हमने एक प्रतिरोध ले लिया जो कि क्या है आपका आर डैश, और दूसरा आपका है R3। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या है समानांतर रूप में जुड़े, सॉरी समानांतर ही, दोनों के दोनों आपके कैसे जुड़े हैं, श्रेणीबद्ध तरीके से या सीरीज में जुड़े। इसकी जगह हमने आर डैश माना, ये आपका है R3, दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, यानी श्रेणीबद्ध तरीके से ये आपस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, सीरीज में जुड़े हैं। अब अगर हमें यहाँ पे कुल प्रतिरोध निकालना है इन दोनों का, जिसे हम R मान लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, GHS धौलपुर, आपके पास हमने क्या किया, दो हमारे पहले प्रतिरोध थे R1 और R2, दोनों समानांतर रूप से जुड़े थे, उस संयोजन का हमने कुल प्रतिरोध निकाला, यानी हमने उसे एक प्रतिरोध में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास R डैश की वैल्यू आई जो कि कितनी आई 10 ओम। अब उस संयोजन से एक और प्रतिरोध जुड़ा था जो कि R3 था। अब अगर हम देखें तो वो कॉम्बिनेशन और ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज या जो है श्रेणी क्रम में जुड़े। अब इन दोनों का कुल प्रतिरोध आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, GHS धौलपुर, ये दो प्रतिरोध है R3 और R डैश, इनका कुल प्रतिरोध निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, बेटा फटाफट माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है, नंदिता। नंदिता बेटा आप बताइए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा कुल प्रतिरोध का, मैम R1 प्लस R2। ठीक है, R बराबर R1 प्लस R2 होता है, वेरी गुड। और यहाँ पे हमने R3 और R डैश लिया है, तो इसका क्या होगा, ये तब मैम होता है जब नेटवर्क में आपका इश्यू हो रहा है। नेटवर्क में इश्यू हो रहा है। वैसे आपने ये सही आंसर दिया है कि इस तरीके का आपका फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, आप बैठ जाइए, वेरी गुड बेटा, ठीक है। यहाँ पे R बराबर R1 R2 कब होगा, जब आपके प्रतिरोध जो है वो R1 और R2 होंगे, जैसे कि एक प्रतिरोध ये देखिए, ये आपका अगर R1 है ये R2 है, तो आपका फॉर्मूला ये होगा। अब हमने क्या लिया है R3 और R डैश, ठीक है, R3 R डैश लिया है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R3 प्लस R डैश, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे फॉर्मूला हो, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप लिखेंगे R3 तथा R डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला कुल प्रतिरोध का, ठीक है, R यानी कि क्या है आपका कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, आप लिखेंगे R3 प्लस R डैश, वैल्यूज रख देंगे 10 प्लस 10, यानी आपका कितना आ गया 20 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना आया है 20 ओम आ गया है, ठीक है, नोट करिए। तो आप लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है 20 ओम, 20 ओम। 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 20 ओम।
ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड में क्या बोला गया है कि कितना करंट फ्लो हो, कितनी धारा प्रवाहित होगी इस परिपथ से। अब आपके पास कुल प्रतिरोध है, V का मान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, V यानी विद्युत विभव का आपको मान दिया गया है, और आपको क्या निकालना है, करंट। ठीक है, क्या दिया गया है, V का मान आपको दिया गया है, V बराबर है आपका 3 वोल्ट, R कितना आया है 20 ओम। क्या निकालना है, I आपको निकाल। ठीक है, तो आप किस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे I का मान निकालेंगे, GGIC बड़कोट, GGIC बड़कोट। यहाँ पे आपको I का मान निकालना है, V आपके पास है, R आपके पास है। आप कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूले से निकालेंगे? हाँ जी बेटा बोलिए, आपको अनम्यूट कर दिया। I इक्वल्स टू V अपॉन R होगा मैम। ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? पूजा मैम। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। I बराबर V अपॉन R, यानी यहाँ पे हम ओम के नियम का उपयोग करें। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर आप I निकालना चाहते हैं तो I बराबर V अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला है, इसका हम यहाँ पे उपयोग करें, इसका यूज होगा। यहाँ पे V का मान कितना है 3, R कितना है आपका 20, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 0.15। ठीक है, तो आपका जो परिपथ है उससे 0.15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो आप लिखेंगे परिपथ से 0.15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है। कारण लिखिए। When a white ray of white light passes through a prism, it is dispersed in 7 colors. Write down the reason. तो आपको बताना है कि जब भी श्वेत प्रकाश जो है, व्हाइट लाइट जो है एक प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। इसका कारण क्या है? GIC कोड द्वार, बेटा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम योगेश। योगेश बेटा आप ये बताइए, अगर किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को पास कराया जाता है तो 7 रंगों में क्यों विक्षेपित हो जाता है? श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से अलग अलग रंगों में परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करते हैं, विक्षेपण होता है, विक्षेपित होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। क्यों होते हैं? अच्छा, कौन कौन से रंग में विक्षेपित होते हैं? कौन कौन से वो 7 रंग है? क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म बोलते हैं, पता है आपको? इसका कोई एक प्राकृतिक उदाहरण बताइए। क्या आप अपने आसपास, यहाँ पे तो हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं, कभी आपने अपने आसपास या अपने चारों तरफ कभी इस तरीके का की परिघटना होते हुए देखी है? तो कहाँ देखी? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम जब हमारी आवारी हाँ जी आ रही है, बोलिए। मैम जब बारिश की बूंदों में वो पड़ती है ना सूरज की किरण मैम, तब मैम तब वो क्या बनता होता है, है? क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। वेरी इंद्रधनुष गुड, बनता है। ठीक है, वेरी गुड। तो उस इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? मैम 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? आपने इसके लिए एक टर्म पढ़ा होगा। मैम लाल, ठीक है, नीला ठीक है, और मैम पर्पल शायद। अच्छा आपको वो टर्म वो पता नहीं कि हम इसे क्या बोलते हैं उन रंगों को? ये पढ़ा नहीं है आपने विब्योर?
पढ़ा है? यस मैम। हाँ। यस तो यहाँ मैम। पे वी क्या होता है? वी कौन सा रंग होता है? मैम वायलेट। आई? फ्राई। हाँ। इंडिगो। बी? मैम बैगनी। हट बी से बैगनी। बैंगनी तो वॉयलेट मैम ही ब्लू। होता मैम है। ब्लू। मैम ब्लू। मैम हाँ ब्लू जी। ब्लू। जी। मैम ग्रीन। वाई? मैम येलो। ओ? ऑरेंज। आर? ऑरेंज। आर? रेड। ठीक है, वेरी गुड। रेड। अब ये जो है, अगर हम सूर्य के प्रकाश की बात करें तो सूर्य का प्रकाश कैसा प्रकाश होता है, ये बताइए। मैं आपकी वॉइस नहीं आई ढंग से। जो सूर्य का जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का प्रकाश होता है, उसे कौन सा प्रकाश कहते हैं? सनलाइट को कैसी लाइट कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं, ठीक है। जो सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो एक उदाहरण है श्वेत प्रकाश का, ठीक है। ठीक है बेटा, आप बैठ जाइए। थैंक यू। जीजीआईसी बड़कोट, जीजीआईसी बड़कोट, बेटा माइक ले लीजिए। आपको ये बताना है कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश पास होता है तो वो 7 रंगों में क्यों विक्षेपित हो जाता है? जब कोई प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है मैम। वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हाँ, विचलित होती है, पर 7 रंगों में ही क्यों होती है? वो एक श्वेत प्रकाश ही क्यों नहीं मिलता हमें? कोई और आंसर देना चाहता है? जीजीआईसी बड़कोट, बेटा बैठ जाइए। जीएचएस धौलपुर, जीएचएस धौलपुर, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम नंदिनी। कि बेटा आप ये बताइए कि जब हम किसी प्रिज्म से जो है श्वेत प्रकाश को पास करते हैं तो 7 रंगों में क्यों विक्षेपित होता है? यस मैम। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, नेटवर्क बहुत इशू है। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइए। अब अगर हम बात करें श्वेत प्रकाश की, तो श्वेत जो प्रकाश होता है, बेटा आप बैठ जाइए, या व्हाइट लाइट होती है, वो 7 रंगों से बनी होती है। 7 रंगों के मिलकर आपका श्वेत प्रकाश बना होता है। हर एक जो रंग होता है उसकी वेवलेंथ अलग अलग होता है, उसकी स्पीड अलग होती है। अब क्या होता है, जैसे ही श्वेत प्रकाश आपका प्रिज्म के भीतर जाता है, प्रिज्म से जाता है, तो अब सबका क्या है, वेवलेंथ अलग अलग है, सबके जो है तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, जिस कारण क्या होता है, सबके लिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाता है। और आपका जो है जो सारे रंग हैं, जो आपके 7 रंग हैं, वो अलग अलग एंगल में क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, जिस कारण आपका जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है या बढ़ जाता है। मेन रीजन क्या है, क्योंकि जो ये 7 रंग है, इन सबका जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, वो अलग अलग, ठीक है, ये सबसे मेन रीजन, ठीक है। अब हम आंसर की बात करते हैं। अब इसी तरंग दैर्ध्य के कारण क्या होता है, इनकी स्पीड में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। स्पीड में डिफरेंस आता है, वो मटेरियल के अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग स्पीड होती है, और वो क्या हो जाती है, 7 रंगों में आपका स्प्लिट हो जाता है। The velocity of light in a material medium depends upon this color wavelength, that is the refractive index of the material is different for different colors. क्या कहा गया है, जो आपकी प्रकाश है, किसी भी माध्यम से प्रकाश जाता है, उस माध्यम में जो लाइट की स्पीड होती है, प्रकाश की जो चाल है या प्रकाश की जो गति है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, उसके रंग, यानी बेसिकली उसके वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य के ऊपर ये निर्भर करती है। अब अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है, अपवर्तनांक की, तो जो है अलग अलग रंग की जो लाइट है, उसको मान लीजिए आपकी व्हाइट लाइट जा रही है, श्वेत प्रकाश जा रहा है, ठीक है, श्वेत प्रकाश आपका प्रिज्म से पास है, ये 7 रंगों में से बना होता है। अब जैसे ही वो यहाँ पे गया तो क्या हुआ, ये जो 7 रंग है, उनका अपवर्तनांक इस माध्यम के लिए, इस कांच के लिए अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सबकी जो तरंग दैर्ध्य है वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ गया, जिस कारण क्या हुआ, स्पीड में डिफरेंस आ गया, यानी चाल में उनके जो है अंतर आ गया है। चाल में अंतर आने के कारण क्या हुआ, आपके जो ये श्वेत प्रकाश है, ये 7 रंगों में क्या हो गया, बट गया या विभक्त हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से 7 रंगों में क्या हो गया, बट गया। मेन रीजन क्या है, जो है प्रकाश, जो कलर है, प्रकाश का जो रंग है उसकी वेवलेंथ अलग अलग है, जिस कारण कांच में उनकी स्पीड में डिफरेंस आ जाए। ठीक है, तो यही आपका मेन रीजन है। If we incident a ray of white light on a prism, on emerging, the different colors are deviate through different angles. अब क्या होता है, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में डाला जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये अलग अलग एंगल में डेविएट हो जाता है, विचलित होता है। ड्यू टू दिस व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, इस कारण श्वेत प्रकाश अपने जो उसके कलर्स है, यानी जो उसके 7 रंग हैं, उसमें वो विभक्त हो जाता है। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन, और इस फिनोमेना को, इस घटना को हम विक्षेपण कहते हैं। किसी भौतिक माध्यम में प्रकाश का वेग इस रंग यानी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, अर्थात किसी पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि सबका क्या है, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य अलग। यदि हम किसी प्रिज्म पे श्वेत प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, उभरने पर अलग अलग रंग अलग अलग कोणों से विचलित होते हैं। इसके कारण श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को परिक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे आपका ये विक्षेपण, इस घटना को क्या कहते हैं, विक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है डिस्पर्जन या विक्षेपण क्यों होता है, क्योंकि आपका जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। हर रंग का अपना अपना तरंग दैर्ध्य है, जिस कारण उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट हो जाती है मीडियम। ठीक है, हर एक मीडियम के लिए सब कलर का अपना अपना एक अपवर्तनांक हो जाता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि सबके लिए अपनी अपनी स्पीड अलग अलग हो जाती है, जिस कारण ये अलग अलग एंगल में जो है विचलित हो जाते हैं या आपके डिस्पर्स हो जाते हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? हाथ खड़ा कीजिए। क्लियर हुआ या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? Why does the sun appear reddish early in the morning? जी ऐसी बड़कोट माइक ले लीजिए। आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में आपको क्या होता है, जो आपका सूर्य होता है वो आपको लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? सोनम मैम। सोनम बेटा, आप ये बताइए कि सूर्य सुबह के समय लाल क्यों दिखाई देता है? पढ़ के, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर खड़े प्रत्येक प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरती है। वायुमंडल के अणु प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। छोटी तरंगदैर्घ्यों के प्रकाश किरणों बैंगनी, नीली आदि का परिकीर्ण अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब यहाँ पे मैंने जो प्रश्न पूछा था ये था कि आपको सुबह के टाइम पे सूर्य लाल क्यों दिखता है? अगर हम सूर्य की बात करें, सन की बात करें, तो सूर्य से कैसा प्रकाश निकलता है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। 7 कलर्स कौन से होते हैं? विबग्योर। सबसे नीचे वॉयलेट होता है, सबसे ऊपर आर यानी रेड, लाल। अब यहां से अगर आप इसको देखें तो जो आपका वी है यानी वॉयलेट है, यानी बैंगनी रंग जो है, उसका जो तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ होता है वो कम होता है। यानी सबसे कम वॉयलेट का, उससे थोड़ा ज्यादा इंडिगो का, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा आपका नीला रंग, उससे थोड़ा ज्यादा ग्रीन, उससे थोड़ा ज्यादा येलो, उससे थोड़ा ज्यादा ऑरेंज और सबसे ज्यादा रेड। ठीक है, सबसे ज्यादा लाल। अब क्या होता है, जब वो सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है तो बीच में वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में क्या है? आपकी गैस है, ठीक है, गैस के कण है। ठीक है, अब क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश वहां से ट्रेवल करता है तो जो आपके कम तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें होती है, यानी
वो रंग जो जिनका वेवलेंथ कम है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बात की थी कि जो आपके कलर स्प्लिट होते हैं, जो आपके रंग विक्षेपित होते हैं, वो वेवलेंथ के कारण होते हैं। ठीक है, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य के कारण होते हैं। अलग अलग रंग का अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है, जिस कारण इनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है और जो है इनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। ठीक है, इसी कारण क्या हो जाते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं या विक्षेपित होते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, इन सबका तरंग दैर्ध्य अलग अलग है। नीचे वालों का कम है, ऊपर वालों का थोड़ा ज्यादा है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण सूर्य से, या जो सूर्य की प्रकाश की किरण है, वो जब पृथ्वी की ओर जाती है, तो जो कण होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, वो इसे स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैटरिंग करते हैं यानी प्रक्रियण करते हैं। प्रक्रियण में क्या होता है कि जो कम वेवलेंथ वाली या कम तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं, वो आपकी स्कैटर हो जाती है। ठीक है, उनका प्रक्रियण हो जाता है। लेकिन जिनकी ज्यादा वेवलेंथ होती है, वो ज्यादा दूरी तक चल जाती है। जिनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, वो ज्यादा दूरी तक ट्रैवल कर पाती है और हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमें हमें क्या होता है, हमें लाल रंग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। बाकी रंग जैसे नीला, वॉयलेट वगैरह, ये सारे के सारे रंग क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णन या इनका स्कैटरिंग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। क्या कारण है? उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, उनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है लाल का। वहीं अगर हम कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों की बात करें, जैसे आपका बैंगनी हो गया, नीला रंग हो गया, तो ये क्या कर जाती है, ये प्रकीर्णन हो जाती है या स्कैटर हो जाती है। ठीक है, स्कैटरिंग के कारण ये हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन लाल रंग पहुंच जाता है क्योंकि उसका वेवलेंथ, उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाथ खड़ा कीजिए अगर हो गया है क्लियर। During sunrise, the light rays coming from the sun is at the horizon, and thus light has to travel a greater distance in Earth's atmosphere before reaching our eyes. क्या कहा गया है? सुबह के समय क्या होता है कि जो आपका सूर्य होता है वो क्षितिज पे होता है। क्षितिज पे होता है जिस कारण उसकी किरणों को पृथ्वी तक आने में समय लगता है, यानी हमारी आंखों तक पहुंचने में उसे टाइम लगता है और काफी दूरी तय करनी पड़ती है। In this journey, the shorter wavelengths of lights are scattered out and only longer wavelengths are able to reach our eye. अब इस जर्नी में, इस यात्रा में क्या होता है, कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें स्कैटर हो जाती, प्रकीर्णन हो जाती। वहीं जिनका ज्यादा वेवलेंथ या ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। Since blue color has a shorter wavelength, red color has a longer wavelength. The red color is able to reach our eye after the atmospheric scattering. तो अब क्या होता है, नीला रंग जो होता है, नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिस कारण नीला रंग स्कैटर हो जाता है और लाल रंग स्कैटरिंग के बाद, प्रकीर्णन के बाद हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। Therefore, the sun appears reddish early in the morning. इसीलिए हमें सुबह के समय सूर्य रक्ताभ या लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें क्षितिज पर होती हैं। इस प्रकार प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने में पहले पृथ्वी के वातावरण में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस यात्रा में प्रकाश की कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें, ठीक है, प्रकाश की कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें बिखर जाती है या प्रकीर्णन हो जाती है और केवल लंबी तरंग दैर्ध्य की ही किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, चूंकि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य कम है, होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए लाल रंग प्रकाश के वायुमंडलीय प्रक्रिया के बाद हमारी आंखों तक पहुंचने में सक्षम होती है। इसलिए प्रातः काल में सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, आप इसे नोट करिए। बेटा आपने नोट कर लिया है?
नोट हो गया तो हाथ खड़ा कीजिए। आपने आंसर नोट कर लिया? जीआईसी कोटद्वार क्या आपने नोट कर लिया है? तो बच्चों आज हमने जो आपका 2023 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। आपको अपना जो है जितना भी आपको अभी तक पढ़ाया गया है इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं इनको आपको अच्छे से जो है अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल की काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे के सारे जो प्रश्न पत्र है उन्हें अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।